चलिए बच्चे लोग, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का आज दूसरा क्लास है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे को। और जिसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है सर? देखो बच्चे लोग, एक फॉर्मूला है जो कि कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए जाना जाता है नहीं? तो ये क्या है? रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन बाय कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस या कर्व्ड सरफेस है नहीं? तो बच्चा लोग, एक बात मुझे आपसे पूछना है, क्या कि ये चीजें यदि आपको 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ दे, कैसा रहेगा? सर अच्छा रहेगा। सिर्फ ये आसान होने चाहिए। आज तक कुछ मुश्किल मैंने पढ़ाया ही नहीं बच्चा, ये आसान तो 100% होगा, इस बात की गारंटी है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते। बोले सर क्या ये ऐसे ही पूछेगा? हाँ, या तो ये आपको ऐसे ही पूछेगा कि प्रूव द फॉर्मूला ऑफ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, या नहीं तो कई बार देखोगे ना आपको ऐसे भी पूछ देता है, और प्रूव प्रूव म्यू टू बाई वी, मैं यहां पे लिख देता हूं छोटा में, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये बात सर, ये फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक वगैरह में हम लोगों ने देखा है और कई बार पूछा गया। हाँ, ये अभी तक में ऑप्टिक्स का सबसे हाईलाइट डेरिवेशन ये होता है। ठीक है बच्चा, 5 नंबर में कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप ठीक से तरीके से समझने की कोशिश करो। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितना आसानी से मैं इसको लिख सकता हूं मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है बच्चा, तो चलो आ जाओ, कोई बात नहीं है। सबसे पहला नंबर हम लोगों को यदि बात किया जाए तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह मानना है कि हमारे पास कोई कर्व स्फेरिकल सरफेस है। कोई भी कर्व सरफेस होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो जिस मटेरियल का बना होगा उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जल्दी से हम लोग इसको लिख देते हैं, घिस्सू वाली चीजें जो है इसको कंप्लीट करते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुद्दे पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को लिखना क्या है? लिख लो बच्चा, वी सपोज ए कर्व्ड स्फेरिकल surface, we suppose a curved spherical surface of radius of curvature r and the refractive index of the material of prism of surface, sorry, is mu, mu2 मान लो, mu2। आगे it is placed in the surrounding medium it is placed in the surrounding medium of refractive index mu1 है नहीं? इतना। आगे क्या? आगे वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन
of its refraction formula. We have to find its refraction formula, है नहीं? पैराग्राफ चेंज करके लिखना। एक मिनट, एक कॉल है, थोड़ा सा वेट करो। हेलो, बोला जाए। आ जाओ बच्चा, है नहीं? तो ये बात तो सबको समझ में आया कि refractive index mu1, we have to find the expression of its refraction formula. So we kept an object at its principal axis है नहीं, and draw its ray diagram to find image, है नहीं? इतना। अब इससे ज्यादा आपकी मर्जी, आपको जितना लिखना है, लेकिन आप इतना लिख लोगे तो चलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा तरीके से इतना आप लिख लिया करो हर एक चीज के लिए, ठीक है? ताकि थोड़ा अच्छा लगता है और कोई बात नहीं होता है। तो बच्चा लोग, सबसे पहले तो हमको क्या मान के चलना है कि सर आपको मान के ये चलना है कि अपने पास क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब बच्चा यदि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो हमने क्या किया, एक अपने पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस मान लिया, ठीक है सर। अब यदि बच्चा ये अपने पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो आप सभी जानते हो कि सर रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, नहीं बच्चा, जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, यदि ये कर्व है, ध्यान से देखना सब कुछ ठीक है कि नहीं, हाँ, कर्व है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे बच्चा, कोई बात नहीं। ये जिस मटेरियल का बना होगा इसके मीडियम का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हाँ भाई, इसका जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना μ2, और इसको चारों तरफ के जिस मीडियम में हमने डुबा के रखा है उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग मीडियम। मैं यहां पे लिख दूं तो चलेगा? सराउंडिंग मीडियम का मतलब बाहरी, इधर वाला जो मीडियम जो जहां पे चारों तरफ रखा हुआ उसको, उसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मानते हैं बच्चा μ1 है। आप ये मत समझ लेना कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इधर है, ठीक है नहीं? फिर आप क्या बोलोगे कि सर इसका रे डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। चलो आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है सर, हम लोग इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है सर। ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब रे डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या मानना है सर, हम लोगों को सीधा सीधा एक ऑब्जेक्ट मानना है। अब ऑब्जेक्ट को यदि आप प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखते हो बच्चा, तो ऑब्जेक्ट से एक रे तो निकलेगी। हाँ सर, एक रे तो श्योर बात है निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमने क्या किया, यहां से एक रे को ऐसे निकाला बच्चा, है नहीं? एक रे को यहाँ पे
ऐसे हम लोगों ने निकाला है। एक मिनट रुकिए, ऐसे यहाँ ले लिया जाए, हाँ थोड़ा दिखे। तो ये रेज जो है बच्चा लोग यहां से निकली और यहाँ पे इस रास्ते में ये जा रही थी, लेकिन आप सभी जानते हो कि ये रेज इस रास्ते में जा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, और जहां मीडियम चेंज होता है, जहां पे इंसिडेंट रे पड़ती है, वहां पे हमेशा हम लोग ढूंढते हैं बच्चा नॉर्मल। चूंकि ये सरफेस कर्व है, इसलिए इसका नॉर्मल हमेशा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो इसलिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली जो लाइन है, ये यहाँ का नॉर्मल है। ये कौन है सर? ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ बना हुआ जो एंगल होता है बच्चा, वो आई होता है सर। ये तो हम लोग जानते हैं, बड़ी बात है ना बच्चा? देखना कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। वही काम जो मैं आपको पहले से करवाता है, इसलिए मैं पूरा ऑप्टिक्स में किसी भी चीज को चेंज नहीं करता हूं। यदि आप बेसिक शुरुआत से ऑप्टिक्स पढ़ोगे, मेरे क्लास करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कभी भी हमने क्लास में कोई भी कंसेप्ट को उल्टा पुल्टा नहीं किया कि आज के लिए ऐसा याद रख लो, आगे के लिए ऐसा कर लेना। नहीं, कभी भी हम लोग काम करते तो हमेशा सेम काम करते। ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगी, चारों तरफ जाएगी, लेकिन से इधर सरफेस की तरफ एक रे आई, जिससे हमको इमेज मिलेगा। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। चलो आ जाओ भाई, बड़ी बात। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद देखो बच्चा, एक रे तो इधर आई, बोले सर एक रे से तो इमेज बनना नहीं है, तो ये दूसरी रे है बच्चा, जो इस रास्ते में चली जाएगी। नहीं जाएगी? बोले सर ये रे तो मानना पड़ेगा कि एक रे इंसिडेंट रे इधर आई है, तो दूसरी इंसिडेंट रे इधर आएगी। और चूंकि ये नॉर्मल के अलोंग है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा? 0 डिग्री। तो सीधी की सीधी चली जाएगी। तो यहां से यहां तक ये इंसिडेंट रे है, और इसके बाद ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो एक रिफ्रैक्टेड रे तो यहाँ है, वैसे दूसरी वाली कहाँ है? दूसरी रिफ्रैक्टेड रे को भी तो ढूंढा जाए। ये जा रही थी इस मीडियम में इधर, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो सर ऐसा मानने के लिए आपको ये बोलना पड़ेगा कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। हाँ, यदि ऐसा मानता हूं तो सर ये कंफर्म बात है, अब जो ये रेज इधर जा रही है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ बच्चा मुड़ चुकी है, तो यहां पे नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। मैंने मान लिया कि ये रेज इधर नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ गई, झुक गई, तो इधर से आई है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है सर। अब अच्छा, आप लोग जानते हो कि रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनता है, वो एंगल कहलाता है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है सर। आपको बहुत सारी बातें और भी पता है। कैसे? ऑब्जेक्ट के पास वाला जो एंगल होता है, हमेशा हम लोग इसको अल्फा मानते हैं। सेंटर के पास वाला जो एंगल होता है, हमेशा हम लोग इसको बीटा मानते हैं। और इमेज जहां बनता है, वहां का जो एंगल होता है, हमेशा हम लोग इसको गामा मानते हैं। तो आज भी वही काम हम लोगों ने कर लिया है, कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है सर। अब यदि आप बच्चा इतना बात को सही से समझ चुके हो, तो हमारा काम हो चुका है। बोले क्या काम हुआ सर? काम ये हुआ बच्चा, ध्यान से सुनो। हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं पैरेक्सियल रे के लिए, और पैरेक्सियल रे के लिए आप लोग जानते हो कि जब कभी भी यहां से परपेंडिकुलर डाला जाए, तो ये परपेंडिकुलर ऑप्टिकल सेंटर पे तो नहीं गिरेगा, लेकिन माना जरूर जाएगा कि ऑप्टिकल सेंटर यहीं पे है, या यहां से जो ऑप्टिकल सेंटर इसके बहुत पास है, मतलब यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है, ऐसा मान लो। ओ, तो यहां से यहां तक का लेंथ हम लोग कितना मान लेते हैं? एक्स मान लो। सर इसका नाम कुछ रख देते हैं, ए मान लो। ये ओ है, ए है। ओह, दो दो ओ हो गया नहीं? ओ, क्या माना जाएगा? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको ओ डैश मान लेते हैं। ठीक है बच्चा, ओ डैश। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ डैश मतलब ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, मान ले। बोले सर इतना बातों में तो कोई दम नहीं था, ये बातें सिर्फ बेसिक था, ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है, आप तो कुछ नया सिखाइए। चलो बच्चा, अब नया सीखते हैं। बच्चा लोग एक बात बताओ, यहां पे आपको ट्रायंगल अलग अलग दिख रहा है, और इसमें से आप बात करो इन ट्रायंगल किसकी? बोले सर इस ट्रायंगल की बात करो। ये देखो, ये एक्सटीरियर एंगल आपने इसका सी ए ओ या ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी,
इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो बाहर वाला एंगल कौन है? बोले सर बाहर वाला एंगल तो आई है। तो बाहर वाला एंगल हमेशा दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो सर ये ए कितना है? अल्फा। ए कितना है? बीटा। कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बोले सर नॉर्मल बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात। आगे सर एक और ट्रायंगल दिख रहा है जिसका बाहर वाला एंगल हमको पता है, ये बीटा। तो ये बाहर वाला एंगल हमेशा आर प्लस गामा के इक्वल होगा। पर ये ट्रायंगल का नाम तो बताओ। आई ए सी है या सी ए आई? आ जाओ अगला नंबर लिख लिया जाए। इन ट्रायंगल सी ए आई। बोले सर इसमें क्या? इसमें देखो, इसमें आप लिख सकते हो बीटा ये बराबर है किसके? इधर वाला एंगल आर है और इधर वाला एंगल गामा है। तो आर प्लस गामा। तो बच्चा लोग यहां से आर निकाल लो। बोले सर आर आ गया। ये दूसरा इक्वेशन भी तैयार है। बोले सर ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आया। लेकिन बच्चा हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स एक्चुअली में पैरेक्सियल रे के लिए, और हम लोग जानते हैं फॉर पैरेक्सियल रे एंगल बहुत छोटा होता है, मिनिमम होता है, और मिनिमम एंगल के लिए थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, और ये बराबर होता है टेन थीटा के। नहीं तो जब जहां थीटा दिख रहा है उसको टेन थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पे हमको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमने एंगल अल्फा बीटा और गामा लिखा है, तो हमको आगे चल के जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम यहां पे निकाल लेते हैं। एक तो हमको जरूरत पड़ेगा टेन अल्फा का। तो टेन अल्फा क्या होगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख लो थोड़ा सा छोटा करके इसको हम लोग पहले लिख लेते, फिर इधर देखेंगे। देख लेना बच्चा। बोले सर अल्फा ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर एक्स है, यहां से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो दूरी होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा u। तो हम लोग थोड़ा सा इसको लिख ही देते हैं। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चा लोग, ये कितना है? u है। सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है? बोले सर ये v है। और यहां से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? बोले सर ये तो i है। तो आप इसको लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ये इमेज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो v है। ठीक है सर। तो अब देखो एक मिनट के लिए टेन अल्फा कितना? बोले सर टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन? x। बेस कितना? बोले सर बेस होगा u, लेकिन ये पीछे है। पीछे मतलब इंसिडेंट रे इधर आ रही है और आप इसके उल्टे में नापने जाओगे तो निगेटिव होगा, तो माइनस u। दूसरा बोलो। बोले सर टेन बीटा आप लिख लो। टेन बीटा कितना हो जाएगा बच्चा लोग बोलो? बोले सर टेन बीटा के लिए भी एक बात बताएं, बीटा यहां है तो इस ट्रायंगल में बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये आज भी x है, और यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है? r। तो ये r लिखोगे आप प्लस में। क्यों लिखा? क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से आ रही थी, यहां से हम यहां मापने गए तो सेम डायरेक्शन में थे तो प्लस ले लिया। उसके बाद क्या होगा? बोले सर गामा। तो टेन आ जाओ बच्चा लोग गामा। टेन गामा कितना हो जाएगा बोलो? बोले सर टेन गामा की बात बताएं, गामा यहां है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर आज भी x होगा। तो परपेंडिकुलर तो तीनों में सेम था x। बेस कितना है? बोले सर इमेज तक का यहां से दूरी जो होता है वो इमेज डिस्टेंस है, तो वो v हो। पर v प्लस होगा कि माइनस? बोले सर इसको मापने के लिए हम इधर से इधर के तरफ चलेंगे, जो कि इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में होगा, तो प्लस माना जाएगा। तो ले लिया बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर इसी टेन अल्फा को यदि हम अल्फा के जगह पे लिख दे, इसी टेन बीटा को यदि बीटा के जगह पे लिख दे, और इसी टेन गामा को यदि गामा के जगह पे लिख दे, तो आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि पैरेक्सियल रे के लिए ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है। अब इतना करने के बाद सिंपल सा बात क्या है कि आप अप्लाई करो। बोले क्या अप्लाई करना है? स्नेल। अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एट सरफेस। सरफेस पे बच्चा लोग स्नेल का नियम लगाओ।
बोले सर सरफेस पे स्नेल का नियम नॉर्मल बात है, कितना हो जाएगा बोलो सर, म्यू1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन आर। कितना, म्यू1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन आर। आप बोलोगे कि सर यदि साइन आई को आई लिख दिया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। म्यू1 इंटू आई इक्वल टू म्यू2 इंटू आर लिख सकते हो, क्योंकि साइन आई किसके बराबर है, आई के बराबर, और साइन आर किसके बराबर है, आर के बराबर। किसके लिए, पैरेक्सियल रे के लिए। चलेगा भाई, तो इतना लिख दिया। बोले सर आई का वैल्यू तो अपने को मालूम है अल्फा प्लस बीटा, रख दो यहाँ पे। ये कितना है, बोले सर ये, तो इसको 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं ये हमारा तीसरा इक्वेशन है, और इस तीनों इक्वेशन के मदद से हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको देखते हैं। बच्चा लोग देखो, बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन के मदद से बोले सर ये लिखा जाएगा म्यू1 इंटू अल्फा प्लस बीटा। आई कितना था बच्चा, देखो नीचे, आई कितना था, अल्फा प्लस बीटा। आर कितना है, बीटा माइनस गामा, तो रख दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू म्यू2 इंटू आर। आर कितना है, बोले सर आर तो है बीटा माइनस गामा, लिख दो बीटा माइनस गामा, लिख दिया। अब आप इसके ब्रैकेट को खोल सकते, बोले सर नॉर्मल बात है, जल्दी से खोला, म्यू1 इंटू अल्फा प्लस म्यू1 इंटू बीटा इक्वल टू म्यू2 इंटू बीटा माइनस म्यू2 इंटू गामा। सही लिखा, बोले सर क्या दोनों तरफ वाले बीटा को एक साथ कर दे, बिल्कुल, इसको इधर ले लो, तो म्यू1 अल्फा प्लस म्यू2 गामा इक्वल टू कितना बच्चा, बोले सर इक्वल टू होगा म्यू2 बीटा माइनस म्यू1 बीटा। तो आप इसमें बीटा कॉमन देख रहे हो तो ले लो बीटा कॉमन, क्या दिक्कत है। बोले सर यहां पे हो जाएगा म्यू1 अल्फा प्लस म्यू2 गामा इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू बीटा। ये कौन सा इक्वेशन, बोले सर ये हमारा चौथा इक्वेशन। अब बाई इक्वेशन 4, चौथे इक्वेशन से यदि आप बीटा को अल्फा को टेन अल्फा लिख दो तो, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाए म्यू1 इंटू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं टेन अल्फा, सर लिख दो। क्या मैं इसको लिख सकता हूं म्यू2 इंटू टेन गामा, सर बिल्कुल लिखा जाएगा। इधर कितना हो जाएगा बच्चा, म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टेन कितना बच्चा, बीटा, लिख दिया। बोले सर अल्फा का वैल्यू याद है आपको, म्यू1 इंटू अल्फा क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, तो x बाई माइनस यू। मैं दिखा देता हूं, परेशान मत होना। ये कितना हो जाएगा, बोले सर म्यू2, गामा क्या था पता है ना, गामा इमेज तक का डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा x बाई वी, प्लस में था, ये कितना हो जाएगा, बोले सर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई, ये इतना तो होगा ही, इनटू बीटा कितना x बाई आर। सही है बच्चा, ऐसे आप ठीक से देखो तो आपको एक चीज समझ में आया कि x सर तीनों दोनों तरफ है, x कॉमन ले लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं सर, कॉमन ले लो, कितना बचेगा सर, प्लस वाले को पहले लिख दे, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई कितना बच्चा आर इनटू कितना x। x ने x को बच्चा उड़ा दिया, फाइनल फॉर्मूला आ चुका है म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। और ये फॉर्मूला आप इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हर साल 2 साल पे रिपीट होता ही रहता है, इसीलिए इसको आप मोस्ट वीवीआई 5 मार्क्स के श्रेणी में रख के आज ही एक बार कंप्लीट कर डालोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इतना लिखने के बाद जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कुछ चीजों को और भी मेंशन कर डालते हैं। क्या मेंशन करते हैं, वो लिखते हैं जहां म्यू1 क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम,
सराउंडिंग मीडियम। म्यू टू क्या है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस है नहीं बच्चा? ये इतना आप लिख दोगे, 5 मार्क्स आपका कंप्लीट। अब एक बार बच्चा लोग देख लेना, और यहां से जो 10 अल्फा बीटा का वैल्यू है वो एक बार देख के वहां पे देख लेंगे सब कुछ सही हमने लिखा है कि नहीं लिखा। पर बच्चा लोग इतना ही एक बार कंप्लीट करना है। आप ठीक से देखोगे ना, मजा आ जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि यार ये सब चीजें 5 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। बात समझ में? ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत लगे कि कोई कंफ्यूजन है, किसी भी तरीके की कोई बात है, तो बच्चा लोग आप हमसे बात करना, फिर से कंप्लीट करेंगे। अब कई सारे बच्चे इतना कंप्लीट करवाने के बाद भी आ जाते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है सर कि ये कनकेव के कन्वेक्स के लिए नहीं पूछ के कनकेव सरफेस के लिए पूछ देता है कि आप इसी को प्रूव करो, लेकिन वो स्पेशली लिख देता है कि कनकेव सरफेस के लिए प्रूव करना है। चलो बच्चा लोग, अब इसे में आप लोग देखोगे कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करें तो कर्व सरफेस दो तरीके का होता है, एक तो कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। यदि कनकेव था कन्वेक्स था तो ये डेरिवेशन हम लोगों ने देख लिया। यदि सरफेस हमारा कनकेव होगा तो इस डेरिवेशन को हम लोगों को कैसे करना होगा? क्योंकि कई बार स्पेशली आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि हमको आप प्रूफ करके तो दिखाओ, लेकिन सरफेस किसके लिए पता है? वो बोल देता है स्पेशली कि सरफेस हमारा मान के चलो कि कैसा बन रहा है, कनकेव बन रहा है। ऐसे है नहीं बच्चा लोग? तो कनकेव सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन के इस फॉर्मूले को हम लोग एक बार डिराइव करके देख लेते बच्चा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आ जाओ हम लोग इस पे बातचीत कर लेते हैं। ये मान लो अपना हमारे पास क्या है, एक कनकेव सरफेस है। आप बोलोगे कि सर ठीक है ये कनकेव सरफेस है तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से क्या होगा कि सर यहाँ पे आप क्या करोगे, कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखोगे नहीं बच्चा। तो एक ऑब्जेक्ट को आपने रखा तो सर ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे निकलेगी, सभी बच्चे जानते हैं। इंसिडेंट रे निकल के कहां पे जाएगी? सरफेस पे। अब जहां सरफेस पे गई है वहां पे क्या ढूंढा जाएगा बच्चा? बोलो। बोले सर जहां सरफेस पे गई है उस सरफेस पे हम लोग हमेशा ढूंढते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा कर्व सरफेस का कहां से पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चा, 1 मिनट के लिए मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये हमारे लिए नॉर्मल है। तो नॉर्मल रे क्या है? सराउंडिंग जो मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम पिछले से ही आप याद रखो, सराउंडिंग मीडियम। और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, या इस सरफेस का? वो है μ2। ऐसे तो सर ये रेज जा रही थी इस डायरेक्शन में, जा रही थी इस डायरेक्शन में, हाँ जा रही थी इस डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या करेगी? नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएगी। और नॉर्मल की तरफ बच्चा यदि मुड़ जाएगी तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ के चली जाएगी, तो ये रिफ्रैक्टेड रे आपकी ऐसे चली जाएगी। तो रिफ्रैक्टेड रे को आप ठीक से देखोगे तो एक रिफ्रैक्टेड रे तो वो है, और दूसरी जो इधर आएगी वो सेंटर से पास करेगी। और हम लोग जानते हैं सेंटर से जो पास करते हैं वो नॉर्मल के अलोंग होती है। तो जितना एंगल बना के ये इंसिडेंट करेगी, एक इंसिडेंट रे ये था और दूसरा इंसिडेंट रे ये था, मतलब ये ऑब्जेक्ट है सर। फिर से सुनो, ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे निकली, सरफेस पे पड़ी, तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना के आई उसी एंगल का नाम रखा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाते समय ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना के गई है उसका नाम रखा जाता है
रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, है कि नहीं बच्चा? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है सर। अब दूसरी रे इंसिडेंट ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग कर गई तो ये सीधी की सीधी चले गई, क्योंकि एंगल जीरो बना के आई थी नॉर्मल से, तो जीरो बना के ये निकल गई, नॉर्मली इंसिडेंस कर गई, ठीक है सर। अब एक रिफ्रैक्टेड रे आपका ऊपर दिखाई दे रहा, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे यहां दिखाई दे रहा। अब दोनों से पूछो आगे चल के कहीं मिलने का प्लान है, कहीं इमेज बनेगा? बोले नहीं, दोनों के बीच की दूरी तो लगातार बढ़ती जा रही है, तो आगे चल के कहीं मिलने का संभावना नहीं है, तो पीछे कहीं ना कहीं मिली होगी। और जहां ये पीछे मिली होगी बच्चा, इमेज हमेशा वहीं पे बनता है। तो आप क्या करोगे कि सर इस जाने वाली दोनों रिफ्रैक्टेड रे को देखो, आगे चल के तो मिल नहीं रही, तो पीछे कहां मिल रही उसको थोड़ा सा एक बार दिखाओ तो सही कि कहां मिल रही, पता तो चले, हाँ कि ना? तो एक इस रिफ्रैक्टेड रे से पूछा जाए कि बच्चा तुम एक बात बताओ, पीछे कहां मिली, तो क्या बोलेगी पता है? बोलेगी आप खुद देख लो, यहां पे मिली, है नहीं? ये आई मतलब इंसिडेंट रे है, यहां पे जहां पे मिली वहीं पे क्या बनी? बोले सर यहां पे इमेज बनी। ये जो आई आप देख रहे हो बच्चा, ये इमेज है, ठीक है सर। ये एंगल आर है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी अपना आर ही होगा, ठीक है सर। हम लोग ऑब्जेक्ट के पास हमेशा एंगल मान के चलते हैं अल्फा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास मान के चलते हैं बीटा, और इमेज के पास मान के चलते हैं गामा। तो सर बना दिया। अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। बोले सर एक और बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं। बोले क्या बताना है? कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके सरफेस तक का दूरी होता है आर। तो भाई ये तो जानकारी क्या, ये तो सबको पता है। इमेज से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का दूरी होता है वी, ये भी सबको पता है। ऑब्जेक्ट से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का दूरी होता है यू, ये भी सबको पता है। तो कोई बड़ी विशेष बात आपने नहीं बताया। तो ये है आर सर, ये कितना है? वी है सर, और ये कितना है? यू है सर। अब सर यहां पे यदि आपने परपेंडिकुलर डाल रखे हैं तो पक्की बात है यहां से परपेंडिकुलर गिरेगा तो इसको माना जाएगा कि ये ऑप्टिकल सेंटर ओड्रेस पे ही गिरा है, माना गया है, गिरता नहीं है, क्योंकि पैरेक्सियल रे के लिए एंगल बहुत छोटा होता है। हम लोग बनाते डायग्राम तो एंगल बड़ा हो जाता है, इस वजह से ऐसे नहीं गिरता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि चलो गिरा यहाँ पे, ठीक है सर। यहां से लेके यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप कितना मान के चलोगे बच्चा? बोले सर ये हम लोग मान के चलेंगे x। यहां तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो रे डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी यदि रे डायग्राम सर बन गया हमारा तो फिर विशेष काम तो यही था, रे डायग्राम बनाना। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, पिछले क्लास में हम लोगों ने समझाई हर एक चीज। इन ट्रायंगल नाम बताओ, ओ, इसका नाम ए रख दो, ओ ए आई, है नहीं? या ओ ए सी ले लो, हाँ, ओ ए सी, पहले इस ट्रायंगल में आ जाओ, ठीक है सर। ओ ए सी, सर यहां पे पूरा एंगल आई है और यहां पे पूरा एंगल अल्फा है, तो पक्की बात है बाहर वाला एंगल बीटा जो होगा वो आई प्लस अल्फा के इक्वल होगा। यहां से आई कितना आएगा सर? बीटा माइनस अल्फा। फर्स्ट इक्वेशन तैयार। बोले सर एक और ट्रायंगल, बिल्कुल है बच्चा। इन ट्रायंगल, दूसरा नाम, बाहर वाला एंगल बीटा, इसमें भी है, देखो आई ए सी, इन ट्रायंगल आई ए सी, इस ट्रायंगल में आ जाओ। बोले सर ये कितना है? ये बाहर वाला एंगल जो है दो अल्टरनेट इंटीरियर के बराबर, तो बीटा बराबर होगा आर प्लस गामा के। तो यहां पे कितना लिखा जाएगा? बोले सर सीधे सीधे लिखा जाएगा, कितना बोलो? बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा। आर कितना? बीटा माइनस गामा। दूसरा इक्वेशन भी तैयार है। बोले सर पहला इक्वेशन हम लोगों को मालूम है, दूसरा इक्वेशन भी हम लोगों को मालूम है, और दोनों इक्वेशन से यदि आप बोलोगे तो हम लोग स्नेल सरफेस पे लगा भी सकते हैं। यदि सरफेस पे स्नेल लगाना हो तो लिखो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस। सरफेस पे स्नेल का नियम लगाओ। बोले सर सरफेस पे स्नेल का नियम, स्नेल तो याद है ना,
सर म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। बोले सर ये तो सबको मालूम है, किसको मालूम नहीं आप ही बताओ। तो चलो ये तो मालूम है। बोले सर आपकी जानकारी के लिए आप ही को मैं बता दे रहा हूं कि आई को यदि साइन आई को आई लिख दिया जाए और साइन आर को आर लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आता है कि पैरेक्सियल के लिए साइन थीटा जब थीटा के बराबर है तो आई को साइन आई को आई लिखा जा सकता है और साइन आर को यहाँ आर होगा, साइन आर को आर लिखा जा सकता है। बोले ठीक है सर। तो बच्चा लोग ये हो गया अपना तीसरा इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन का मदद देखो, बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन के मदद से। बोले सर तीनों इक्वेशन के मदद से क्या हो जाएगा? तीनों इक्वेशन के मदद से बच्चा ऐसा लिखा जाएगा, कैसा? म्यू वन इंटू बोला कितना, आई को आप कितना लिख सकते हो? बोले सर बीटा माइनस बीटा माइनस अल्फा लिखो, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू आर को कितना लिख सकते हो? बोले सर आर है बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। अब ठीक से देखो, ब्रैकेट खोलो, म्यू वन बीटा माइनस म्यू वन अल्फा इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू गामा। सही लिखा? देख लेना एक बार, कुछ मिस्टेक हो तो बता देना भाई। अब आप बोलोगे कि सर ये बातें तो सबको समझ में आया, ब्रैकेट खोलना कोई बड़ी बात तो था नहीं, खोल दिया। दो जगह पे बीटा दिखाई दे रहा है, हाँ सर, दोनों के एक तरफ करो, इसको इधर ले आओ, ये माइनस में सर इधर आके प्लस में हो जाएगा। हाँ कितना? म्यू टू गामा माइनस म्यू वन अल्फा इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन बीटा। सर दोनों में बीटा कॉमन, म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा? बोले सर म्यू टू गामा माइनस म्यू वन अल्फा। बच्चा लोग ये अपना चौथा इक्वेशन है। अब आप बोलोगे कि सर चौथे इक्वेशन से हम लोग खुद ही काम कर लेंगे, आप एक बार बताओ चौथे इक्वेशन से क्या काम करोगे? बोले सर हम लोग ऐसा लिख देंगे, म्यू टू इंटू गामा को 10 गामा लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि पैरेक्सियल रे के लिए थीटा जब 10 थीटा के बराबर है तो गामा 10 गामा के बराबर होगा। हाँ, माइनस म्यू वन बोला कितना सर 10 अल्फा लिख देंगे, अल्फा को इक्वल टू कितना बच्चा? सर ये म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू कितना लिख देंगे? इंटू लिख देंगे 10 बीटा। है कि नहीं? बोले सर इतना बात यदि आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग इतना से ही जानते हैं बचपन से, क्या कि गामा हमेशा इमेज के पास का एंगल है। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू टू इंटू एक्स बाय वी। लेकिन इमेज चूंकि बना इधर था माइनस में, माइनस कितना? म्यू वन इंटू एक्स बाय अल्फा क्या था? ऑब्जेक्ट, तो कितना? माइनस में यू इक्वल टू बोलो। बोले सर ये था म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इंटू एक्स। बोले सर एक्स, ये आर की बात करोगे तो ये भी आर माइनस में है। बोले सर हमको नहीं पता चल रहा, एक बार दिखाया जाए। देखो थोड़ा सा देख लो बच्चा डायग्राम, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर के तरफ सभी दूरियों को निगेटिव ही लिया जाएगा। तो इसलिए इस बार आर भी निगेटिव है, वी भी निगेटिव है, यू भी निगेटिव है। परपेंडिकुलर हमेशा कौन है? एक्स। हर किसी ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर एक्स है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, तो एक बार एक्स बाई आर, एक्स बाई वी, एक्स बाई यू होगा, है कि नहीं? तो हम लोगों ने वही लिखा। तो सर ये तो आपको याद था, हमको तो याद नहीं था, नहीं देखते तो पता भी नहीं चलता कि कितना लिखे आप। देखो बच्चा कोई बड़ी बात नहीं। तो सर आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताओ, माइनस एक्स आप कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इंटू माइनस एक्स। माइनस एक्स ने माइनस एक्स को उड़ा दिया होगा,
कितना बचा होगा? बोले सर फिर भी तो उतना ही बचा। हाँ बच्चा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। आई बात समझ में? तो सर एक बात तो हम लोगों को समझ में आ चुका है कि इस फॉर्मूले को चाहे कनकेव के लिए पूछा जाए या कन्वेक्स के लिए पूछा जाए, अब हम लोगों को कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। बच्चा लोग नीचे में आप लोग लिख देना वेयर, नहीं म्यू वन म्यू टू क्या है, आर वन आर टू क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, आप लोग खुद से लिख लेना। और इसकी बात करें कि सर यदि ये पूछा जाए तो फिर से वही बात है, वी सपोज वहां पे कन्वेक्स सरफेस माना था तो यहाँ के कनकेव मान लेना है, बाकी चीजें सेम रहेगा, इसलिए आप टेंशन मत लो। लिखने वाली बात मैंने एक बार लिख दिया है, दूसरी बात अब खुद से लिख लेना बच्चा, ठीक है। तो आज के क्लास में बच्चा लोग हम लोग रखते इतना, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करते होगे, साथ में छुट्टियों मनाते होगे, और एंजॉय तो करना ही है, लेकिन हाँ एंजॉय के साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई जरूरी रहे, तो वो अच्छा एंजॉय माना जाता है, ठीक है। जिससे आपका भला हो, जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो, वो काम आप लोग हमेशा करते रहें, ठीक है। रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे।